तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस JKSSB ने अपलोड किया है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। तो गाइज सब हम जो है वीडियो बाय वीडियो डिटेल में देखते जा रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट वाला एक कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। उसमें एक छोटा सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फर्स्ट वाला टॉपिक, और सेकंड वाला है फंडामेंटल राइट्स। तो गाइस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है 3 वीडियोस में बना चुका हूं, ये आपके सामने फोर्थ वाला पार्ट है। और इस पार्ट में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। तो गाइस कैसे पहले 7 राइट्स थे, लेकिन एक राइट को आर्टिकल 31 के साथ जो है रिमूव कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइस क्या है कंप्लीट आर्टिकल 19, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा डिटेल्ड डिस्कशन आपके सामने होगा कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो गाइस एक ओवरव्यू दे दूं मैं, तो ये आपके पास टोटल सिलेबस था जिसमें 6 कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग वेटेज है। तो इस वीडियो में हम जो देख रहे हैं ये जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के का कंपोनेंट है, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। और इसमें टोटल जो टॉपिक्स हैं आगे वो कुल मिला के 11 टॉपिक्स हैं। तो ये जो सेकंड वाला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, काफी सारे लोग जो है उसे देख चुके हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर बैठे हैं। आप भी करिए अगर आपने नहीं अब तक किया हुआ है। तो गाइस फंडामेंटल राइट्स देखने हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये पार्ट 4th है। और अभी काफी सारे जो हैं पार्ट्स अभी आएंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो गाइस क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या है ये मैं हर एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां पे भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये टोटल 7 हैं हमारे पास, 7 थे सॉरी। अब ये जो 6th वाला फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था, इसको डिलीट कर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो गाइस देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। तो गाइज ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ये हमने कंप्लीट इनके ऊपर डिस्कशन कर लिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल्स 19, 20, 21 और 22 इसके बीच में आते हैं। आज हम आर्टिकल 19 वाला देखेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें 2 आर्टिकल्स हैं 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसमें 25th, 26th, 27th और 28th लगभग 4 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है ये 29th और 30th वाला आर्टिकल है। और ये जो 6th वाला है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में डिलीट कर दिया गया है। तो गाइस 7th वाला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, आर्टिकल 32। इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की जो रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, जो अलग प्रकार की 5 रिट्स आपको देखने को मिलेंगी, तो ये भी आने वाले हम लेक्चर्स में कंप्लीट देखेंगे। तो गाइस क्या कह रहा है, हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये जो 6th वाला अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगी कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फोर्स में आया हुआ, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल आर्टिकल रहा है या कंट्रोवर्शियल रहा है, तो वो कौन सा रहा है, यही है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। It is made a legal right under the article 300A in part 12th of the constitution। तो गाइस फंडामेंटल राइट्स से इसको उठाकर अब लीगल राइट बना दिया गया है। उसमें क्या डिफरेंस है ये भी जब हम इस आर्टिकल तक पहुंचेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं इनके ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पार्लियामेंट के ऊपर भी कि इस ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको इजीली ये अमेंड नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि इन्होंने यहां से उठाकर इसको लीगल राइट बना दिया गया, क्योंकि जो लीगल राइट्स होते हैं उनको जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो इजीली अमेंड कर सकती है।
सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो गाइस अब आपको टोटल ये 6 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, आर्टिकल 19 देखेंगे। और अगर हम जनरली बात करें, टोटल 7 थे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल जो सेकंड वाला है, राइट टू फ्रीडम, जिसमें टोटल आपको 6 राइट्स की प्रोटेक्शन मिलेगी आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। ये जो राइट टू फ्रीडम है, जिसमें 4 आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल 19 में आपको 6 ऐसे राइट्स मिल रहे हैं, ऐसे फ्रीडम्स मिल रही हैं। क्या फ्रीडम्स मिल रही हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। तो क्या कह रहा है आर्टिकल 19, गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स द राइट्स, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो गाइस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो आर्टिकल 19 है, ये सिर्फ इंडियंस को ही अवेलेबल है, यानी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उन्हीं को अवेलेबल है। किसी भी प्रकार के फॉरेनर को ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। तो गाइस फॉरेनर्स को कौन से जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। तो ये 5 आर्टिकल्स जो हैं, ये दे आर प्रोवाइडेड ओनली टू द, दे आर अवेलेबल ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नो नो एनीबॉडी एल्स। तो गाइस क्या कह रहा है आर्टिकल 19 में, 6 फ्रीडम्स हैं आपके पास। कौन कौन सी हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये 19A जो आर्टिकल है, इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो सेकंड है, राइट टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस आर यूनियंस आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल in any part of the territory of India, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। तो गाइस ये जो 6 आपको फ्रीडम्स हैं यहां पर आर्टिकल 19 में देखने को मिलेंगी। तो क्या है ये, एक एक राइट को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा कि किस फ्रीडम में क्या है और इनके ऊपर किस प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इंपोज कर सकती है। तो ये हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में देखेंगे कि किस प्रकार हर एक इंसान को, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको बोलने का हक है, उसे अपने आप को व्यक्त करने का हक है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक राइट देता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कि वो कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो जो इकट्ठा होना है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और वो किसी भी आर्म्स से युक्त नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये भी हम देखेंगे 19C के तहत कि कोई भी अगर एसोसिएशन बनानी है या यूनियन बनानी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, तो सरकार आपके ऊपर सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सरकार आपको टोटली, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन लीगल है, वो लीगल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहती है, तो सरकार उसको नहीं रोक सकती है। ये भी हम देखेंगे। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप भारत की पूरी टेरिटरी में घूम सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार के वीजे की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो क्या होंगी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं देखते हैं। उसके बाद आप किसी भी पेशे को, ऑक्यूपेशन को, ट्रेड या बिजनेस को अपना सकते हैं, आपका मन जो करता है वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी आपकी लॉफुल वे से होनी चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट को जो है वो हैम्पर या उसके साथ किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो गाइस क्या कह रहा है, ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेन्ड 7 राइट्स, इसमें भी 7 राइट्स थे, बट द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 31 जो था वो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1978 में, मुरारजी देसाई जी की जब तब गवर्नमेंट थी, तो उस उन्हीं के टेन्योर में ये जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है और इसमें काफी सारी करेक्शंस जो हैं अब तक, यानी 1978 तक जो भारतीय संविधान में चलती आ रही थी उसको करेक्ट किया गया। तो गाइस कौन सा जो है वो डिलीट किया गया, ये था द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका प्लेस इसमें आपको 6th की जगह पर देखने को मिलेगा। यानी ये जो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन वाला था ये तब 7th हुआ करता था। तो गाइस अब टोटल आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 के तहत वो कितने हैं, सॉरी वो जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं वो कितने हैं नंबर में, तो ये आपको 6 राइट्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
क्या कह रहा है, दीज 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। तो गाइस स्टेट क्या होती है, आर्टिकल 12 ने भी बताया हुआ है, आर्टिकल 36 ने भी बताया हुआ है। तो स्टेट यानी आप गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आपको ये राइट्स अवेलेबल हैं। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपके इन राइट्स का जो है वो वायलेशन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट जो है अपील नहीं कर सकते हैं। मोरओवर दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द फॉरेनर्स। तो गाइस ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो भारत के नागरिक हैं, ये राइट केवल उन्हीं को मिला हुआ है, ना कि विश्व के नागरिक किसी अन्य नागरिक को। The state can impose reasonable restrictions on the enjoyment of these 6 rights only on the grounds mentioned in the Article 19 itself and not on any other grounds। तो guys काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के राइट्स हैं कि आप कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, आप अपने मनचाहे कार्य को, बिजनेस को, ट्रेड को अपना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर किस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट लगा सकती है, सरकार लगा सकती है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल इजी वे से देखने को मिलेगा। यानी यही आर्टिकल बताता है कि कौन सी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग सकती हैं। तो गाइस देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 19th का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर क्या है, इट इंप्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस, बिलीफ एंड कन्विक्शंस फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी अदर मैनर। तो क्या कह रहा है कि ये हर एक भारतीय नागरिक को ये अथॉरिटी देता है, या एक प्रकार का ये उसका हक है कि वो उसके मन में जो भी है उसको वो बोल सकता है। उसके मन में जिस प्रकार के विचार हैं या कोई धारणा है या कुछ भी है उसके मन में, वो फ्रीली बोल सकता है, अपने मुंह से बोल सकता है, वो लिख के इस चीज को बयां कर सकता है, वो प्रिंट करके कर सकता है, वो पिक्चर के रूप में उसे डिपिक्ट कर सकता है, या किसी भी तरीके से वो कुछ कहना चाहता है तो सरकार उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगा सकती है। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, क्या होंगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसके साथ साथ ये आर्टिकल जो है मैंने आपको बताया कि 19A वाला जो है, यानी 19 का जो फर्स्ट पार्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस प्रकार से पावर देता है एक सिटीजन ऑफ इंडिया को कि वह कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो लेजिटिमेट होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए, वो किन किन कारणों के कारण जो है रोका जा सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो क्या कहा जा रहा है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये जो फ्रीडम भारतीय नागरिकों को मिली है, इसमें ये भी आता है, क्या आता है, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स। कि आप अपने विचारों को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उनका आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी आप प्रचार कर सकते हैं। तो गाइस यही आप देखते होंगे कि भारत में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेक्ट्स निकले हुए हैं अलग अलग धर्मों के बीच में, और छोटे छोटे धर्म निकले हुए हैं जो अपने धर्म के प्रचार के लिए आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। तो यही वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का लॉ आज की डेट में है, जिसके कारण जो है वो अपने उस रिलीजन को फ्रीली जो है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सहारा लेके जो है उसकी प्रोपोगेशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस की स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रेस की फ्रीडम है, कि प्रेस जो है या मीडिया हो गया आपका, जो भी ये सच को देखता है, ये सच को कह सकता है, ये सच को लिख सकता है। आज सरकार किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंपोज नहीं कर सकती। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स की, कोई भी इंसान जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है अपने बिजनेस की या किसी भी प्रकार की वो करना जो चाहे, लेकिन वो लॉफुल होनी चाहिए, वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो बेनिफिशियल होनी चाहिए। डी में कह रहा है राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, की आप किसी की भी जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी लॉ की एक्टिविटी के लिए या फिर आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इसको सिद्ध बैठाना है, या गाइस कहने का तात्पर्य मैं आपको बता दूं यहीं पे
कि कहने का तात्पर्य यही है कि आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं अगर ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में खलन डाल रही हैं, तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइनें। अब इसमें स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा सकती है, क्या कह रहा, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि इनके ऊपर सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है किन ग्राउंड्स पर, अगर भारत का जो सॉवरेनिटी है या इंटीग्रिटी अखंडता और एकता जो है भारत की, अगर उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन या दिक्कत सामने आ रही है तो इन सब में रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की, अगर भारत देश को किसी प्रकार का कहीं से भी कोई खतरा है तो भी उस पर्सन की या उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस कम्युनिटी की ये सारी फ्रीडम जो है वो सरकार इस पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकती है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो गाइस ये कुछ ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स को अगर बेस बना रही है ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो ऑब्वियसली इसके ऊपर रीजनेबल इंस्ट्रक्शन जो है रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। ये आर्टिकल 19A का जो पार्ट है ये खुद ही ये बता रहा है कि ये इस प्रकार की फ्रीडम भी मैं देता हूं, लेकिन अगर ये फ्रीडम इस प्रकार के ग्राउंड को अपना रही है तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने का हक जो है, रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज करने का राइट भी मैं भारत सरकार को या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को मैं देता हूं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इसमें से क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका पार्ट, सेकेंड वाला है फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो क्या कह रहा है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स, कि हर एक भारत के नागरिक के पास ये राइट है, अधिकार है कि वो कहीं पर भी इन द सेंस कि वो किसी भी प्रकार की ट्रैफिक या इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को डिस्टर्ब नहीं करने वाला होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर वो असेंबल हो सकते हैं पीसएबली, शांतिपूर्ण तरीके से और किसी भी प्रकार के हथियारों के बिना। क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड टेक आउट प्रोसेशंस। तो इस राइट से क्या हमें मिलता है कि हम कहीं पर भी जो है वो पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, गैदरिंग्स कर सकते हैं, किसी के खिलाफ प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह कर सकते हैं, या हमें कोई जुलूस निकालना हो, कोई प्रोसेशंस निकालना हो तो भी हमें ये फ्रीडम यानी इस प्रकार के राइट की प्रोटेक्शन हमें कहां से मिलती है, आर्टिकल 19 के सेकंड वाले पार्ट से। This freedom can be exercised only on public land and the assembly must be peaceful and unarmed. तो गाइस देखिए आर्टिकल खुद ही क्या कह रहा है कि ये जो आप प्रोसेशन है या इस फ्रीडम का एंजॉयमेंट आप सिर्फ सरकारी जगह पर कर सकते हैं, ना कि आप कहें कि मुझे एक जुलूस निकालना है, किसी के घर में बैठ के जुलूस निकालना है या किसी के घर के अंदर आंगन में बैठ के मुझे प्रदर्शन करना है, तो इस प्रकार का राइट नहीं है। आप गवर्नमेंट लैंड पर इस प्रकार की डेमोन्स्ट्रेशन या ये जो फ्रीडम ऑफ असेंबली में जो राइट मिला हुआ है इसको एंजॉय कर सकते हैं या एंटरटेन कर सकते हैं। दिस प्रोविजन डज नॉट protect violent, disorderly riotous assemblies or one that causes breach of public peace or one that involves arms। तो इस क्या कह रहा है कि इस राइट में कदापि ये तात्पर्य नहीं है कि वो आपकी फ्रीडम जो है वो किसी प्रकार की वायलेंस को इन्वोक करे या किसी प्रकार का डिसऑर्डर लाए या किसी भी प्रकार के दंगे प्रसाद आपकी वो असेंबली करवा दे या कोई भी ऐसा इंसिडेंट उससे हो जाए जिससे पब्लिक पीस या कोई आर्म्स की इन्वॉल्वमेंट हो। अगर ये सब होता है तो इस कंडीशन में ये जो आर्टिकल है या ये जो राइट है इस पर रीजनेबल जो है रिस्ट्रिक्शंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोज कर सकती है। तो क्या कह रहा है, दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप असेंबल हो सकते हैं, यहां पर आप डेमोन्स्ट्रेशंस निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार की स्ट्राइक नहीं कर सकते। The state can impose reasonable restrictions on the exercise of right of assembly on two grounds।
तो गाइस इस राइट के ऊपर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है भारत सरकार, लेकिन उसके लिए ग्राउंड आपको सिर्फ दो ही हैं। यहाँ पर क्या क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग आपको हर एक राइट में अगर इस प्रकार की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लग सकती हैं। तो गाइस क्या है, इसके ऊपर दो ग्राउंड्स हैं। ये आपको अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, एग्जाम की तैयारी करते हुए या एग्जाम के लिए, ये आपको कदापि तैयार नहीं रखना है कि कौन से आर्टिकल के लिए जो है उसके पार्ट या सब पार्ट के लिए कौन कौन से प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको जनरली क्या पता होना चाहिए कि कितने राइट्स हैं, उसमें क्या क्या हैं और किन कंडीशंस में, आपको मोटा मोटा थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए ओवरव्यू कि किस कंडीशंस में आपको, आपके अंदर ये लॉजिक डेवलप होना चाहिए कि अगर फ्रीडम ऑफ असेंबली है तो यहाँ पर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप वायलेंस नहीं कर सकते, आप आर्म्स को साथ नहीं ले सकते। तो गाइस अगर इस प्रकार के ऑप्शंस में भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो आप इजीली एलिमिनेट या क्वेश्चन को देख के हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो असेंबल होना और विदाउट आर्म्स के पीसेबली असेंबल होना, इस पर रिस्ट्रिक्शंस कब लग सकती हैं, अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को किसी प्रकार का खतरा है, या जो पब्लिक डिसिप्लिन है, पब्लिक ऑर्डर है, जिसमें आपकी ट्रैफिक भी आती है, इसमें अगर किसी प्रकार की खलन डलती है या खलन आपको देखने को मिलेगी तो इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंपोज कर सकती है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो हर एक भारतीय नागरिक के पास ये राइट है कि वो किसी भी प्रकार का ग्रुप बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे हेल्पिंग हैंड्स वगैरह या ग्रीन पीस, इस प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकता है। इस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। अब इसका क्या मतलब है, इट इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो गाइस जब एसोसिएशंस की, यूनियंस की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात आती है तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इसी आर्टिकल से अथॉरिटी पावर लेकर बनी हुई हैं सारी। कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस और एनी बॉडी ऑफ पर्संस। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन और यूनियन but also to continue with the association or union as such. Further, it covers the negative right of not to form or join an association or union. तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइनें हैं। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब है कि किसी भी भारतीय नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो किसी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकता है, कोई एसोसिएशन बनी हुई है उसके साथ वो कंटिन्यू कर सकता है, या कोई एसोसिएशन से वो बाहर निकलना चाहता है तो वो बाहर भी निकल सकता है। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो एसोसिएशन या ग्रुप्स के बीच में एक इंडिविजुअल के क्या राइट होना चाहिए, उसके हर एक राइट को यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किया हुआ देखने को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बनी हुई है, कोई इंडिविजुअल उसके साथ चल रहा है, अब उसका चॉइस नहीं है कि उसके साथ रहना है, उसे क्विट करना है, तो भी ये आर्टिकल 19C उसे ये पावर देता है, ये राइट देता है कि वो अपनी मर्जी से उसे कभी भी जो है वो रिजाइन कर सकता है, उसे क्विट कर सकता है। अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कब लग सकती हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट ऑफ दिस राइट बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। लेकिन अगर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को किसी प्रकार का खतरा है, मानिए एक आर्मी की, इंडियन आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन है और मानिए यहां पर इंडियन नेवी की एक ऑर्गेनाइजेशन हम उसे मान लेते हैं, तो इंडियन नेवी में अगर कोई ऐसा ऑफिसर निकल जाता है, वो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है और यहां पर देखिए सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को यानी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को एक थ्रेट है, तो इस एसोसिएशन से सरकार जो है, स्टेट उसे खुद निकाल सकती है। इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये आर्टिकल खुद ही प्रोवाइड करता है। पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। तो गाइस क्या है, अगर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर किसी प्रकार का खतरा है, पब्लिक ऑर्डर पर खतरा है, या मोरालिटी यानी किसी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी पब्लिक में ना हो, अगर इन प्रकार में किसी भी प्रकार का जो है ग्राउंड अगर बनता है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस आर्टिकल के ऊपर भी स्टेट इंपोज कर सकती है। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट to these restrictions the citizens have complete liberty to form associations or unions।
फॉर परसुइंग लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस। तो गाइस अगर ये 2-3 एक्टिविटीज नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन करती है सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस, जो भारतीय नागरिक हैं उनके पास कंप्लीट स्वतंत्रता है कि वो एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हैं और लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस के लिए वो परस्यू कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसी का पार्ट है आगे। तो क्या कह रहा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा, दिस फ्रीडम एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। कि इस फ्रीडम से, इस आर्टिकल से हमें क्या मिलता है कि जो भारत का नागरिक है वो पूरे भारत की जो टेरिटरी है उसमें घूम सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे आपको ग्राउंड्स मिलेंगे जिनके अंडर वो वहां पर नहीं जा सकता, वो भी मैं नेक्स्ट बताता हूं। यानी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पार्ट हम लगातार हर एक सब पार्ट के साथ पढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कह रहा, ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ स्टेट। कि एक स्टेट के अंदर, तो गाइस यहां पर स्टेट क्या है, आर्टिकल 12 के अंदर पूरा जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसे कहा जा रहा है, ना कि एक पर्टिकुलर किसी स्टेट का नाम है। तो वह हर एक स्टेट में विदाउट किसी परमिशन, विदाउट किसी वीजे के घूम सकता है। दिस राइट अंडरलाइन द आइडिया दैट इंडिया इज वन यूनिट सो फार एज द सिटीजन्स आर कंसर्न्ड। तो सिटीजन्स के नजरों से अगर हम देखें तो ये आर्टिकल जो है किसको प्रमोट करता है, फीलिंग ऑफ वननेस को, कि इंडिया पूरा जो है, भारत एक है, आप भारत के नागरिक हैं और भारत के किसी भी जगह पर आप अपनी मनचाही जगह को घूम सकते हैं। Thus the purpose is to promote national feeling and not parochialism। तो गाइस इस आर्टिकल का क्या तात्पर्य है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके दिमाग में, उनके दिल में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करना, और ये जो नैरो माइंडेडनेस है, नैरो थिंकिंग है, इसको नहीं करना है, इसको रिमूव करना है, इसको एराडिकेट करना है। द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम आर टू। तो गाइस फर्दर यहाँ पर 2 ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। ये मूवमेंट कब रोकी जा सकती है, द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। कि अगर जनरल पब्लिक को किसी प्रकार की इंटरफेरेंस या दिक्कत हो रही है तो इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया में विजिट करते हो जिससे उनका इंटरेस्ट हैम्पर होता है, डिस्टर्ब होता है, तो भी स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगा सकती है। The entry of outsiders in tribal areas is restricted to protect the distinctive culture, language, customs and manners of scheduled tribes and to safeguard their traditional vocation and properties against एक्सप्लॉइटेशन। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो एंट्री होती है आउटसाइडर्स की ट्राइबल एरियाज में, इसको क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो ट्राइबल एरियाज का अपना एक अद्भुत कल्चर होता है, डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, या लैंग्वेज है, या उनका जो भी कस्टम्स और मैनर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफगार्ड के लिए किसी भी प्रकार का जो है उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर, जो स्टेट कभी भी इन ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए लगा सकती है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है इसका सब पार्ट। तो देखिए इसी आर्टिकल के ऊपर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। Supreme Court held that the freedom of movement of prostitutes can be restricted on the ground of public health and in the interest of public morals। कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, जो पेड सेक्स वर्कर्स होती हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स, तो इनकी मूवमेंट जो है ये भी रोकी जा सकती है। कब रोकी जा सकती है, जब पब्लिक हेल्थ या जो पब्लिक मोरल्स हैं उनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी या ऐसा लगे कि ये जो है इसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मोरल्स के ऊपर, तो ये मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स जो है इसको भी रोका जा सकता है, यानी इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। इसी के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा एक जजमेंट में, उसने कहा कि जो पर्सन्स अफेक्टेड बाय HIV हैं, एड्स से हैं, उनकी भी मूवमेंट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो स्टेट इंपोज कर सकती है। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज 2 डायमेंशन। तो गाइस अब ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है इसमें आपको 2 प्रकार की फ्रीडम मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी इंटरनल, जिसमें आप भारत के अंदर किसी भी जगह पर घूम सकते हैं, और जो एक्सटर्नल है दूसरी, जिसमें आप भारत को छोड़कर आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं और वापस भारत में आ सकते हैं। देखिए इन दोनों में जो आपको फर्स्ट वाली है कि
मूवमेंट विद इन द कंट्री जो है वो आपको आर्टिकल 19 के तहत मिलेगी। और जो अब किसी भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में जाते हैं और वापस से भारत में आते हैं, इस प्रकार की फ्रीडम आपको आर्टिकल 21 में मिलेगी, जिसका क्या टाइटल है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, आपको किसी भी फॉर्म में यहां से क्वेश्चन उठा के देखने को मिल सकता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तो क्या है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, की आप किसी भी जगह पर भारत के अगर नागरिक हैं तो भारत के किसी भी जगह पर जाके रह सकते हैं। किन किन जगह पर नहीं रह सकते ये भी मैं आपको बताता हूं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के पार्ट में। तो क्या कहता है ये आर्टिकल, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, कि भारत का जो भारत देश की जो टेरिटरी है, जो भूमि है, उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। दिस राइट हैज टू पार्ट्स, अब इसमें भी दो पार्ट्स हैं। द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्पररी। तो रिसाइड का क्या मतलब होता है कि आप घूमने के लिए जाते हैं, या 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जाते हैं, तो ये मतलब हो गया रिसाइड का। लेकिन अगर आप परमानेंटली सोचते हैं कि मैं, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे पड़पोते जो हैं सारे इसी जगह पर रहेंगे, या ऐसा प्लान आपके दिमाग में बनता है, तो भी ये आपको ये फ्रीडम इस फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में मिलती है। तो सेकंड क्या कह रहा है, द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप अ होम और डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली। This right is intended to remove internal barriers within the country or between any of its parts. तो गाइस भारत में जो है इंटरनल, इंटरस्टेट, या किसी एक राज्य का दूसरे राज्य या एक राज्य के अंदर ही किसी भी प्रकार का जो है इंटरनल बैरियर्स ना हो, इनको रिमूव करने के लिए इस प्रकार की प्रोटेक्शन जो है, इस प्रकार के राइट की प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। दिस प्रमोट्स नेशनलिज्म एंड अवॉइड्स नैरो माइंडेडनेस या फिर पैरोकलिज्म। तो गाइस यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगी कि मानिए जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति उठ के आंध्र प्रदेश में जाके सेटल होता है, तमिलनाडु का उठ के असम में सेटल होता है, तो पूरे जब जगह जगह पर आपको जो है अलग अलग स्टेट से या मिक्स्ड पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, तो इससे क्या लगेगा, वननेस की फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका क्या कहता है आगे, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि आप रेजिडेंस तो कर सकते हैं, रिसाइड और सेटल तो हो सकते हैं, लेकिन किन किन एरियाज या किन किन ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ये क्या कहता है, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट on two grounds, namely the interest of general public and the protection of interests of any scheduled tribes। तो गाइस वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है या जनरल पब्लिक है, उनके इंटरेस्ट में किसी प्रकार का खलन नहीं होना चाहिए आपके रेजिडेंस से, आपके सेटलमेंट से। और जो अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, तो वहां पर भी इस प्रकार के रेजिडेंस या सेटलमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस स्टेट इंपोज कर सकती है। The right of outsiders to reside and settle in tribal areas is restricted to protect the distinctive culture। तो guys जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की तरह ही फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस जो है, ये भी सेम लगभग आपको देखने को मिलेंगे कि सेम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं। तो ये क्यों है कि रिसाइडर जो आउटसाइडर्स हैं वो वहां पर द राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड, इसको क्यों रोका गया है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, लैंग्वेज है, कस्टम्स हैं या मैनर्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, या जो शेड्यूल्ड एरियाज के लोग रहने वाले हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनका जो ट्रेडिशनल वोकेशन और प्रॉपर्टीज है, उनका किसी प्रकार का उत्पीड़न जो है, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसी कारण ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं। In many parts of the country, the tribals have been permitted to regulate their property rights in accordance with their customary rules and laws। तो गाइस प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके काफी सारे एक्ट्स जो हैं वो भारत में हैं, लेकिन अभी भी भारत में कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज आपको मिलेंगे यहाँ पर आज भी वो एक्ट्स जो हैं इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, यानी जो सदियों से उनका जो ट्रेडिशनल रूल्स और लॉज हैं उस इस प्रकार की ट्राइब्स के, वही आज भी वहां पर चल रहे हैं। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सन्स लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ एरिया को आप अगर आपको लगता है कि कोई सेंसिटिव एरिया है या कोई ट्राइबल एरिया है, तो वहां पर आप प्रोस्टिट्यूट्स या फिर जो लगातार ऐसे अपराधी होते हैं जिनका काम ही अपराध करना है, इन पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, आप रोक लगा सकते हैं।
तो गाइस क्या हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द राइट टू रेजिडेंस एंड द राइट टू मूवमेंट आर ओवरलैपिंग टू सम एक्सटेंट। तो मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस किस प्रकार की लग सकती हैं, लगभग दोनों एक ही जैसी हैं, बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। गाइस देखते हैं नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट और जो लास्ट पार्ट है हमारा इसका, ये है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो गाइस किसी प्रोफेशन होता है, कोई भी पेशा जो आप अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं, लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए, वो लेजिटिमेट होना चाहिए। तो क्या ये फ्रीडम यहां पर मिलती है हमें देखने को, ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन आर टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड आर बिजनेस, कि जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के हैं उनको ये राइट मिला हुआ कि किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को, पेशे को, किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का व्यापार वो कर सकते हैं। दिस राइट इज वेरी वाइड एज इट कवर्स ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड। तो गाइस किस प्रकार का व्यापार या बिजनेस या ऑक्यूपेशन प्रोफेशन कर सकते हैं, इसको आप यहां पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट मिलेगा। तो इसमें सिंपली क्या मतलब है कि अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए जो भी भारतीय नागरिक जो करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए, वो लेजिटिमेट होना चाहिए। The state can impose reasonable restrictions on the exercise of this right in the interest of the general public। लेकिन अगर आपका वो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन ट्रेड या बिजनेस पब्लिक इंटरेस्ट को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा है, तो सरकार जो है वहां पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। फर्दर द स्टेट इज एम्पावर्ड टू, इसमें स्टेट के पास कुछ और भी पावर्स हैं कि अगर स्टेट चाहे कि मानिए आप अपना प्रोफेशन जो है वो एक प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं, आप पेशेंट्स को चेक करते हैं, अब पेशेंट्स को चेक करने के लिए आपके पास जो है वो मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार की टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी कर सकती है। इस प्रकार की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आपके ऊपर लग सकती हैं, यानी इस स्थिति में फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो आपका आर्टिकल 19 का जो 6th वाला पार्ट है ये वायलेट होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। यानी आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते। तो अब स्टेट क्या इंपोज कर सकती है, और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, जैसे प्रेस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, की सरकार आपको ये प्रेस्क्राइब कर सकती है कि आपके पास प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए इस पेशे को, इस काम को, इस बिजनेस को, इस व्यापार को करने के लिए। सरकार ये भी कह सकती है कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन्स आर अदरवाइज। तो गाइस किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप चला रहे हैं तो सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है, अपने हाथों में ले सकती है। वो उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स थोड़े हों, ज्यादा हों या बिल्कुल भी ना हो, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यानी सरकार के ऊपर ये मोनोपोली है सरकार के पास, और किसी भी प्रकार की अपील जो है आप कहीं पर नहीं कर सकते हैं। तो गाइस क्या कहता है, दस नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरीज ऑन अ ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस आइदर एज अ मोनोपोली कंप्लीट और पार्शियल। तो गाइस यहां पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ये भी एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन आगे चलकर सरकार ने जो है इसे ले लिया। ऐसे ही आपको एयर इंडिया देखने को मिलेगी। एयर इंडिया भी पहले जो है वो प्राइवेट कंपनी होती थी टाटास वालों की, लेकिन उसके बाद सरकार ने अपने पास ले लिया। तो सरकार अगर इस प्रकार का एक्शन करती है तो ये सरकार की मोनोपोली है, आप किसी भी प्रकार की अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। To the exclusion of citizens, all or some only are in a competition with any citizen. The state is not required to justify its monopoly। तो गाइस इस प्रकार की अगर मोनोपोली, वो अपना मोनोपोली ऐसा होता है जिस व्यापार में, जिस बिजनेस में अकेला सिंगल प्लेयर हो, और उसमें अगर वो सरकार है तो ये गवर्नमेंटल मोनोपोली होगी। अगर सरकार इस प्रकार से किसी भी बिजनेस में खुद रहना चाहती है तो आप किसी भी प्रकार की जस्टिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मांग सकते। दिस राइट डजंट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल।
लेकिन ये जो आपको प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस का जो राइट मिलता है, इसमें इसका कदापि ये तात्पर्य नहीं है कि आप कोई इमोरल एक्टिविटी करें, जैसे वुमेन और चिल्ड्रन को आप इनकी ट्रैफिकिंग करें, एक जगह से लेकर आप दूसरी जगह पर इनको खरीदें, बेचें, या फिर डेंजरस हार्मफुल ड्रग्स और एक्सप्लोसिव्स, आप किसी प्रकार का ड्रग्स का ट्रेड करें, आप एक्सप्लोसिव्स का ट्रेड करें, तो ये ट्रेड जो है आर्टिकल 19 की वायलेशन होगा, ना कि आपको ये फ्रीडम यहां देखने को मिलेगी। तो गाइस लास्ट में क्या कह रहा, द स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दीज आर रेगुलेट देम थ्रू लाइसेंसिंग। तो गाइस अगर इस प्रकार का कोई और भी ट्रेड चलता है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन चलता है, तो सरकार चाहे तो इसे बिल्कुल खत्म भी कर सकती है, लेकिन अगर चाहे कि इसकी जरूरत है तो किसी भी प्रकार का लॉ बनाकर इसे रेगुलेट कर सकती है या इसे प्रोहिबिट भी कर सकती है। अगर इन्हें लाइसेंसेस मिलते हैं तो ये लेजिटिमेट हो जाएंगे, अगर लाइसेंसेस नहीं मिलते हैं तो ये इललेजिटिमेट यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज होंगी। तो गाइस इस प्रकार से हमने देखा कि टोटल जो है 7 थी ओरिजिनली, लेकिन एक जो है एक्वायर डिस्पोज प्रॉपर्टी वाला जो इसकी सब सेक्शन थी, वो आर्टिकल 19 सिक्स वाला पार्ट जो था वो उसे डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। तो गाइस काफी सारा डिटेल में हमने डिस्कशन देखा, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। गाइस इस वीडियो को इतना लंबा बनाने का मेरा एक ही मुद्दा यही है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मानिए अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट असिस्टेंट या फिर 4th क्लास या और भी किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ इतनी डिटेल में क्वेश्चन आने की संभावना कम है। लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड लगातार, पहले बहुत इजी हुआ करते थे, आजकल मॉडरेट हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी आपको, या डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लेंथी बनाने का या डिटेल्ड डिस्कशन देने का यही मतलब है कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए, अगर आपने मेहनत करके पढ़ा हुआ है, उसे एक दो बार रिवाइज किया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपका कभी भी ना छूटे। तो गाइस एक ही मोटिव है मेरा, इसी कारण जो भी वीडियो बनाता हूं मैं बहुत अच्छे से मेहनत करके बनाता हूं, डिटेल्ड डिस्कशन होता है, यानी उसके बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर लाइक करें। आप किसी भी प्रकार का अभी भी डाउट है आपको, या कोई सुजेशन देना चाहते हैं, या आप कोई और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर भी शेयर की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये मैं आपको यहाँ बता दूं कि हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करना, यहाँ पर ज्वाइन करना। इसका ये बेनिफिट होगा आपको कि हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर 6, साढ़े 6, 7 बजे से पहले पहले लगभग देखने को मिलेंगे। उसके बाद काफी सारी मंथली मैगजीन्स होती हैं करंट अफेयर्स की, पॉपुलर एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की, जैसे वाजीराम की होगी, विजन आईएएस की होगी, इनसाइट्स आईएएस की होगी, द्रोणाचार्य की, दृष्टि की, वो आपको मंथली मैगजीन्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। तो गाइस काफी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी, और भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर शेयर की जाती है। तो आप इसे ज्वाइन करें। सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है और ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च करके ज्वाइन करना है। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि लगातार आप अपनी इसी तरीके से तैयारी को बूस्ट करें, अपने किसी भी एग्जाम में बैठकर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को क्लियर करके अच्छी रैंक लानी है, तो आपको क्या करना है, गरीब बच्चों तक, दूर दराज के जो बच्चे हैं जो पेड कोर्सेज को या फिर जो इंस्टीट्यूशनल कोचिंग है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपको खुदा के वास्ते उन तक इस प्रकार की वीडियोस, चाहे मेरे चैनल की हैं चाहे किसी और चैनल की भी हैं, उन तक पहुंचानी है, उन तक पीडीएफ्स भी पहुंचाने हैं। और खुद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन शेयर की जाए वो तुरंत एक मैसेज या अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन पर, आपके लैपटॉप पर, आपके पर्सनल कंप्यूटर पर मैसेज या अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।